मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उदारवादियों एवं उग्रवादियों में क्या प्रमुख अंतर है। देखो, उदारवादी जिनको नरम दल बोला जाता है, उग्रवादी जिनको गरम दल बोला जाता है। अभी पीछे कुछ वीडियोस में जिसमें हम लोगों ने बंगाल विभाजन देखा, कांग्रेस का फूट जो कांग्रेस में विभाजन हुआ उसको देखा, स्वदेशी आंदोलन, काफी कुछ हम लोगों ने देखा। तो बार बार इनका जिक्र हो रहा था कि जो उदारवादी हैं वो हाथ जोड़ करके काम करते हैं, अनुनय विनय आवेदन पत्र लिखना, और जो उग्रवादी हैं वो लोग थोड़ा सा उग्र एग्रेसिव तरीका भी अपनाते हैं, जैसे कि स्वदेशी विदेशी वस्त्रों का बर्बाद कर देना, होली जलाना, इस टाइप के जो तरीके हैं वो उग्रवादी विचारधारा वाले नेताओं का काम होता है। तो ये जो उदारवाद और उग्रवाद, ये एक विचार था। उदारवाद विचारधारा, उग्रवाद विचारधारा, या फिर कहेंगे इसको नरम पंथ विचारधारा या फिर गरम पंथ विचारधारा। तो इसमें क्या अंतर है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इस वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग इसको आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं पॉइंट बना बना के लिखा हूं। तो पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं, देखिएगा, तो अधिकांश जमींदार एवं शहरों के उच्च मध्यम वर्गीय लोग उदारवाद के समर्थक थे। मतलब कि जो उदारवाद के जो समर्थक, जो मतलब उदारवाद का समर्थन कर रहे थे ना, हाथ जोड़ना, अनुनय विनय करना, तो उस चीज का जो समर्थन कर रहे थे उनमें अधिकतर बड़े बड़े लोग थे, थोड़े से पैसे वाले लोग थे। मतलब बहुत ज्यादा अमीर नहीं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं ना उनको इस तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। यहां मध्यम वर्ग की बात हो रही है। मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। तो जो मिडिल क्लास है ना, मध्यम वर्ग, उसमें भी लगभग दो या तीन प्रकार होता है। एक उच्च मध्यम वर्ग होता है, एक निम्न मध्यम वर्ग होता है। उच्च मध्यम वर्ग जिसमें हम लोग थोड़े जो व्यापारी वर्ग है, जो ज़्यादा अमीर नहीं है, अमीर से थोड़ा कम है, तो उसको उच्च मध्यम वर्ग में रखेंगे। इसके अलावा जो अधिकारी वर्ग है वो भी उच्च मध्यम वर्ग में आएगा। वहीं जो कर्मचारी लोग हैं, छोटे स्तर के कर्मचारी, वो लोग जो हैं निम्न मध्यम वर्ग में आएंगे। मतलब वो गरीब नहीं है, ठीक ठाक है, उनकी जीविका ठीक ठाक चलती है, तो वो उच्च मध्यम वर्ग में ना आकर के निम्न मध्यम वर्ग में आएंगे। तो इस समय जो उच्च मध्यम वर्गीय लोग थे ना, अधिकांशतः शहरों में रहने वाले, और साथ ही साथ जमींदार, देखो जमींदारी प्रथा चलती थी ना बंगाल में, तो ये सब जो है उदारवाद के समर्थक थे। वहीं दूसरी तरफ शहरों के शिक्षित एवं निम्न मध्यम वर्गीय तथा नौजवान उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। मतलब जो शहरों में रहने वाले जो शिक्षित लोग थे, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, चाहे वो कोई नौकरी करता था या नहीं करता था, और जो निम्न मध्यम वर्गीय श्रेणी का था, जैसे कि मान लो जो उतना पैसा वाला नहीं है, ज़्यादा मतलब उच्च मध्यम वर्ग का नहीं आता है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है, वैसा। इसके अलावा जो नौजवान लोग थे वो सब जो है उग्र विचारधारा के समर्थक थे। आगे आप लोग अच्छे से समझते जाएंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। तो अगला है दूसरा पॉइंट, उदारवादियों का प्रेरणा स्रोत पाश्चात्य उदार विचार एवं यूरोपीय इतिहास था। तो देखिएगा, जो उदारवादी थे ना, उदार विचारधारा के जो नेता थे, उनका प्रेरणा स्रोत क्या था, तो वो था पाश्चात्य उदार विचार। पाश्चात्य मतलब यूरोप का जो उदार विचार, वो साथ ही साथ यूरोप का इतिहास, ये जो है उदार विचारधारा के नेताओं का प्रेरणा स्रोत था। देखिएगा, जो उदारवादी नेता थे ना, जो उदारवादी विचारधारा के जो समर्थक थे, वो पाश्चात्य संस्कृति के बहुत ज्यादा समर्थक थे, और अधिकतर जो है उनका जो पहनावा भी होता था वो पश्चिमी सभ्यता से काफी मेल खाता था। तो वो लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति को काफी अच्छा मानते थे, उदारवादी विचारधारा वाले। वहीं जो उग्रवादी थे, वहीं उग्रवादी, इनका प्रेरणा स्रोत था भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरागत हिंदू मूल्य। मतलब कि जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो लोग पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते थे, जबकि उग्र विचार वाले जो समर्थक थे, उग्र विचारधारा वाले, वो भारतीय इतिहास, भारतीय सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरागत हिंदू मूल्य, इससे ये लोग बहुत ज्यादा प्रेरित थे, उग्र विचारधारा वाले। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। देखिएगा, जो उदार विचारधारा वाले जो नेता थे ना, उदारवादी विचारधारा वाले नेता, ये लोग अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास रखते थे। इनको ये लगता था कि हम अपनी समस्याओं को अंग्रेजों के समक्ष रखते हैं तो वो लोग जो हैं हमारी समस्याओं को सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे और उस पर न्याय संगत समाधान करेंगे। ये जो है उदारवादी लोगों का मानना था। जबकि उग्रवादी विचार के जो समर्थक थे वो ब्रिटिश न्यायप्रियता
में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रखते थे। मतलब जो उग्र विचार वाले नेता थे ना, उनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो लोग मानते थे कि भैया अंग्रेज जो है बिल्कुल बेकार हैं, वो हमारा क्या न्याय करेंगे, वो तो हमको लूटने आए हैं, हमारा शोषण करने आए हैं। ऐसा जो है उग्र विचार वाले नेताओं का मानना था। अगला है चौथा पॉइंट, उदारवादी अंग्रेजी शासन व सम्राट के प्रति निष्ठा रखते थे। देखिए क्या बोल रहा है कि जो उदारवादी विचारधारा वाले लोग थे वो ब्रिटिश शासन और सम्राट के प्रति निष्ठा रखते थे। मतलब कि हम जो है आपके प्रजा है, इस टाइप से आपकी गुलाम है, तो वो निष्ठा रखते थे। इनका विचार था कि भारत की उन्नति के लिए भारत में अंग्रेजी शासन कायम रहना आवश्यक है। जो उदारवादी लोग थे वो बोलते थे कि अगर भारत को विकसित होना है, उन्नति करना है, इसके लिए भारत में अंग्रेजों का शासन बने रहना अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि अंग्रेजों के राज में हम लोग जो है उन्नति करते जाएंगे भाई, बल्कि जो अंग्रेज थे वो तो लूट लूट के ले जा रहे थे ना। तो ये उदारवादियों का मानना था। अब देखिएगा जो उग्रवादी हैं, अच्छा यहां पर उदारवादी हो गया है, माफी चाहूंगा, ये उदारवादी नहीं है, उग्रवादी है, माफी चाहूंगा, ये उग्रवादी है। जबकि उग्रवादी अंग्रेजी शासन को एक अभिशाप समझते थे तथा अंग्रेजी शासन को भारत से हटाना चाहते थे। देखिएगा जो उदारवादी हैं वो ब्रिटिश सत्ता का समर्थन कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में हम लोग उन्नति कर सकते हैं, ये उदारवादियों का मानना था। जबकि उग्रवादी क्या बोल रहे हैं कि जो अंग्रेज हैं उनके रहने से मतलब उनका जो शासन है वो एक अभिशाप के समान है, और ये जो है भारत से ब्रिटिश सत्ता को हटाना चाहते थे उग्रवादी। पांचवा पॉइंट है, उदारवादी समर्थकों का विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हित के लिए लाभप्रद होगा। मतलब देखो जो उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे वो क्या बोल रहे हैं कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों के लिए लाभप्रद है। मतलब कि जो भारत में अंग्रेजों का शासन है वो बहुत अच्छा है, हमारे लिए लाभप्रद है। जबकि उग्रवादी समर्थकों का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध रहने से भारत का आर्थिक शोषण होगा। मतलब कि ब्रिटेन के साथ हमारा रिश्ता रहेगा, ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन करता रहेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शोषण करेगा, न कि हमारा किसी प्रकार से कोई उन्नति करेगा। ये उग्रवादी विचार वालों का मानना था। उसके बाद देखिएगा छठवां पॉइंट बोल रहा है कि उदारवादी भारतीयों की समस्याओं का समाधान अंग्रेज सरकार से कराना चाहते थे। देखो जो उदारवादी, जिनको ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, ये लोग क्या चाहते थे कि भारतीयों की जो भी समस्याएं हैं उसको अंग्रेज सरकार दूर करेगी। हमारी समस्याएं हम जो है अंग्रेजों को बताएंगे तो वो जो है हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। जबकि उग्रवादी ये ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका मानना था कि हम जो है स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब हम जो है हमारी समस्याओं को खुद ही सुलझा सकते हैं, हमको हमारा स्वराज्य दे दो, हमको हमारा खुद शासन करने दे दो, हमारा जो भी समस्या होगा हम खुद उसको सुलझा लेंगे। ये जो है उग्रवादी विचार वालों का मानना था। सातवां पॉइंट है, उदारवादी ब्रिटिश ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे। तो जो उदारवादी थे ना, उदार प्रवृत्ति के जो लोग थे, वो ब्रिटिश ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे। मतलब जो उस समय जो ब्रिटिश ताज था ना, जो ब्रिटेन का सम्राट या ब्रिटेन की जो महारानी होती थी, वही जो है सब कुछ होती थी। और ब्रिटेन का ना दुनिया भर में बहुत सारे गुलाम देश थे, उपनिवेश थे, तो सब के सब किसके प्रति निष्ठा प्रकट करते थे? ब्रिटिश ताज के प्रति। तो यहां पर जो उदारवादी हैं वो बोलते हैं कि हम जो है ब्रिटिश ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। जबकि उग्रवादी, जो उग्र विचार वाले नेता हैं, वो ब्रिटिश ताज को भारतीय निष्ठा के प्रति अयोग्य समझते थे। मतलब कि जो ब्रिटेन है वो हमारे ऊपर शासन करने के लायक नहीं है, ऐसा जो है उग्र विचार वाले नेता मानते थे। आठवां पॉइंट है, उदारवादी नेताओं का मानना था कि सरकार विरोधी आंदोलन मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जनसामान्य अभी राजनीतिक कार्य में अधिक भागीदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। कोष्ठक में लिखा हुआ है कि उदारवादी भारत की सामान्य जनता को अनपढ़ समझती थी। तो देखिएगा बंगाल का विभाजन होता है और उसके बाद फिर बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चलाया जाता है। तो उदारवादी विचारधारा के समर्थकों का यह मानना था कि जो भी आंदोलन चलाया जाएगा सरकार के विरुद्ध,
तो उस आंदोलन में ना केवल और केवल मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग यही लोग भाग लें, मतलब कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उस पर भी पढ़े लिखे लोग वही लोग भाग लें, क्योंकि जो जन सामान्य है वो राजनीतिक कार्य में अधिक भागीदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। सीधा सीधा वो क्या बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग ही भाग लेंगे, मतलब कि जो अनपढ़ लोग हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे। भाई अनपढ़ आदमी क्या करेगा, ऐसा उनका मानना था। और वो जो है भारत की जो सामान्य जनता है, जो कि शहरों में रहने वाले जो छोटा मोटा काम करते हैं, तो उन लोगों को ये मतलब अनपढ़ समझते थे, तुच्छ समझते थे, और वो लोग जो हैं ऐसे आंदोलनों में भाग लेकर के भला क्या ही कर लेंगे, ऐसा इनका मानना था उदारवादी विचारधारा वाले नेताओं का। और ये जो है केवल और केवल पढ़े लिखे लोगों तक आंदोलन को चलाना चाहते थे। जबकि उग्रवादी नेता, जो उग्र विचार वाले नेता थे ना, वो सामान्य जबकि उग्रवादी नेता जन सामान्य की शक्ति एवं त्याग की भावना में पूर्ण निष्ठा रखते थे, भारत की सामान्य जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। मतलब जो उग्र विचार वाले नेता थे वो क्या चाहते थे कि जो भारत की जो सामान्य जनता है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी ना हो, सब तो भाई भारत की जनता है ना, भारत के नागरिक हैं, तो सब जो हैं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, सरकार के विरुद्ध जो भी आंदोलन जो भी कार्यक्रम होता है उसमें जुड़े सभी लोग। और आप लोग देखिएगा कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, बंग भंग विरुद्ध आंदोलन हुआ, तो उसमें उग्रवादियों ने ना जो निम्न स्तर के लोग थे, जाति के आधार पर निम्न नहीं, जो छोटे मोटे काम करते, जैसे कि धोबियों को भी इन्होंने स्वदेशी आंदोलन से जोड़ा था। धोबियों ने जो है विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया था, जबकि उदारवादी इस तरह के कार्य के समर्थक नहीं थे। तो उग्रवादी जो है सबको लेकर के चलना चाहते थे, और उदारवादी जो है केवल और केवल पढ़े लिखे लोगों तक सीमित रहना चाहते थे। 9वां पॉइंट है, उदारवादी नेताओं ने केवल सरकारी सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने एवं संवैधानिक सुधारों की मांग की। मतलब जो उदारवादी थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते थे कि जो भारतीय पढ़े लिखे लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक स्थान दिया जाए, प्लस संवैधानिक सुधार किए जाए। इसके अलावा उनकी ज्यादा मांगे नहीं थी। जबकि जो उग्र विचार वाले नेता थे, उग्रवादी नेता थे, वो भारतीय दूरदर्शा को दूर करने हेतु स्वराज्य की मांग की। मतलब कि भारत के हर वर्ग की समस्या के लिए ये लोग आवाज उठाते थे। जैसे उस टाइम पे अकाल पड़ता था, प्लेग फैलता था, तो वैसे समय में भी जो उग्र विचार वाले नेता थे ना, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो और भी काफी सारे थे, तो ये लोग जो है ऐसे समय में भी सबका हित चाहते थे। जबकि जो उदारवादी नेता थे वो नौकरी में स्थान मिले, आईसीएस की परीक्षा भारत में हो, संवैधानिक सुधार हो, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस समय, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है, केंद्रीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका, उसमें बड़ी संख्या में भारतीयों को स्थान मिले। तो इन सब चीजों के लिए वो लोग कोशिश करते थे। बाकी जो निम्न स्तर का व्यक्ति, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसको क्या तकलीफ है, उसको दूर करने के लिए वो लोग ज्यादा प्रयासरत नहीं थे। जबकि उग्र विचारधारा वाले जो लोग थे वो सबको लेकर के चलना चाहते थे, सबकी समस्याओं को दूर करना चाहते थे। मतलब कि भारतीय दुर्दशा को दूर करने के लिए ये लोग स्वराज्य चाहते थे। इस बार देखिएगा 10वां, उदारवादी अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केवल संवैधानिक तरीके अपनाना चाहते थे तथा असहयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सभी समर्थन नहीं करते थे। तो देखिएगा यहां पर क्या बोल रहा है कि जो उदारवादी है ना, अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केवल संवैधानिक तरीके अपनाना चाहते थे। संवैधानिक तरीके क्या हैं? आप जो है किसी कार्यालय में जाएंगे, वहां आपको कुछ कार्य करवाना है, तो आप क्या करेंगे? आवेदन पत्र देंगे। तो कुछ इसी तरह से वो लोग जो हैं अपनी मांगे मनवाते थे। आवेदन पत्र लिखते थे उदारवादी, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, उसके बाद शिष्टमंडल भेजना, अनुनय विनय करना, हाथ जोड़ करके महोदय हमारी ये फला मांग है, इसको आप पूरी करिए, यही तक ये लोग सीमित थे। इसके अलावा जो असहयोग अथवा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इसको ये लोग समर्थन नहीं करते थे। जैसे कि जो बंग भंग आंदोलन हुआ ना, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू जरूर हुआ, लेकिन उसको सॉरी 1 साल के बाद, जब दिसंबर 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ ना, तब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया।
नहीं तो उस समय तक समर्थन नहीं दिया गया था। और समर्थन देने के बावजूद भी काफी सारे उदारवादी नेता स्वदेशी और बहिष्कार जैसे आंदोलनों को समर्थन नहीं कर रहे थे, भले ही कांग्रेस से प्रस्ताव पारित हो गया था इसके बावजूद भी। तो जो उदारवादी नेता थे ये इन सब चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, वो सिर्फ जो है हाथ जोड़ना, अनुनय विनय करना, आवेदन करना, इन पर विश्वास रखते थे। अच्छा, यहां पर एक चीज मैंने लिखा है कि असहयोग अथवा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सभी समर्थन नहीं करते थे। यहां जो सभी दिया है ना, सभी समर्थन नहीं करते थे, मतलब कुछ उदारवादी नेता थे जो थोड़ा बहुत समर्थन करते थे, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, कृष्ण कुमार मित्र हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए। इन्होंने जो है थोड़ा थोड़ा सा इन तरीकों को, मतलब उस समय जो बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, असहयोग चल रहा था, तो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा इन्होंने समर्थन दिया। लेकिन जो बाकी जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने इसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया। जबकि उग्रवादी विभिन्न तरीकों से दबाव डालकर सरकार से अपनी मांगे स्वीकार करने के लिए संघर्ष करना चाहते थे। मतलब जो उग्र विचार वाले नेता थे ना, वो किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े, मतलब आंदोलन करना पड़े या फिर विदेशी वस्त्रों का होली जलाना पड़े, रैली निकालना पड़े, या फिर समाचार पत्रों में एकदम सरकार की आलोचना की जाए, या फिर लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि बहुत सारे उस समय के जो उग्र विचार वाले नेता थे ना, उनसे प्रेरित होकर के बहुत सारे क्रांतिकारी भी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, उनके लेखों को पढ़ करके पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी गई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा। तो इस तरह के कार्य करने से भी उग्र विचार वाले नेता पीछे नहीं हटते थे। तो ये इनके कार्य करने का तरीका था। तो जो उदारवादी नेता थे वो संवैधानिक तरीके से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे, जबकि उग्र विचार वाले हर तरीका अपनाना चाहते थे। जिस भी तरीके से उनकी मांगे पूरी होती है उस तरीके को अपनाना चाहते थे उग्रवादी। 11वां पॉइंट है, उदारवादी मानते थे कि भारतीय इस समय शासन करने के योग्य नहीं है, अतः अंग्रेजी सरकार का भारत में बना रहना आवश्यक है। देखो, जो उदारवादी नेता थे, जो कि अधिकतर पढ़े लिखे लोगों का समूह था, तो वो क्या मानता है कि भारतीय अभी शासन चलाने के लायक नहीं हुआ है, तो अंग्रेजों को भारत में शासन करते रहना चाहिए। ऐसा जो है उदार विचार वाले नेताओं का मानना था। जबकि उग्र विचार वाले नेता बोलते थे कि भारतीय शासन करने के योग्य हैं। उसके बाद अगला है जो कि आखिरी है, 12वां पॉइंट, उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति के समर्थक थे। तो ये हर पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ये हर चीज़ में पाश्चात्य शिक्षा, साहित्य, इन सब चीज़ों में काफ़ी ये लोग मानते थे, विश्वास रखते थे। जबकि उग्रवादी राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय संस्कृति के समर्थक थे। जो उग्र विचार वाले नेता थे वो भारतीय शिक्षा पद्धति, मतलब कि जो भारतीयों की संस्कृति है जो उस समय खंडित हो रही थी, उसके समर्थक थे। तो ये कुछ प्रमुख अंतर है उदारवादी और उग्रवादी विचार वाले नेताओं के मध्य। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी डाउट रह जाता है ना, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको जरूर दूर करूंगा। वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।